सेंट्रल अमेरिका के केंद्र से होकर निकलते हुए पनामा नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, यह इतिहास की सबसे साहसी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। 50 मील तक फैला हुआ यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है, जिससे जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर 8000 मील की कठिन यात्रा से बचाया जाता है। लेकिन इस नहर ने केवल वैश्विक व्यापार को ही आकार नहीं दिया, इसने आधुनिक दुनिया को बदल दिया, जिससे दशकों तक भू राजनीतिक तनाव, अद्वितीय नवाचार और एक असंभव लगने वाले सपने के अथक प्रयास प्रज्वलित हुए। 19वीं सदी के अंत में फ्रांसीसियों ने बड़ा सपना देखा, पनामा के जंगलों के माध्यम से एक सीधा नहर काटना जो समुद्र स्तर पर 2 महासागरों को जोड़ती। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा क्रूर वास्तविकताओं से टकरा गई। उष्णकटिबंधीय बीमारियां, निरंतर मूसलाधार बारिश और गर्म आर्द्र भूमि में घनी पहाड़ियों की खुदाई की शारीरिक चुनौती ने उन्हें परास्त कर दिया, जिससे यह परियोजना कर्ज और निराशा के नीचे दब गई। फिर आया अमेरिकी दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टिकोण और एक क्रांतिकारी। जमीन को मजबूर करने के बजाय उन्होंने इसके साथ काम किया। इंजीनियरों ने चाग्रिस नदी घाटी को भरने की योजना बनाई, जिससे एक कृत्रिम झील, गैटून झील का निर्माण होगा। यह झील नहर का मुख्य हिस्सा बनेगी, जिससे जहाज पनामा के थल मध्य के अधिकांश हिस्से को एक ऊंचे स्तर पर पार कर सकेंगे। पानी के स्तर को बढ़ाकर गहराई तक खुदाई करने के बजाय अमेरिका ने वहां सफलता पाई जहां अन्य असफल रहे थे। इस योजना ने न केवल पनामा का रूपांतरण किया, बल्कि दुनिया के शिपिंग मार्गों और वैश्विक व्यापार के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। पनामा नहर प्रत्येक ओर 3 लॉक की श्रृंखला के माध्यम से कार्य करती है। प्रशांत पक्ष पर मिराफ्लोरेस और पेड्रो मिगुएल लॉक और अटलांटिक पर गाटून लॉक है। ये लॉक विशाल जल लिफ्टें हैं जो जहाजों को विभिन्न ऊंचाइयों पर स्तरों में ऊपर और नीचे उठाती हैं। प्रत्येक लॉक कक्ष लगभग 1000 फीट लंबा और 110 फीट चौड़ा होता है, जो बड़ी मात्रा में पानी को धारण करने में सक्षम है। जैसे ही एक जहाज पहले लॉक के पास आता है, भारी भरकम गेट्स, जिनमें से प्रत्येक का वजन 700 टन से अधिक होता है, उसके पीछे झूलकर बंद हो जाते हैं। उस कक्ष को सील कर देते हैं। फिर पानी को लेक गेटून से पंप किया जाता है, जो एक विशाल कृत्रिम झील है और समुद्र तल से 85 फीट ऊंचाई पर स्थित है। केवल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पानी चेंबर की फर्श में बनाए गए चैनलों के नेटवर्क के माध्यम से अंदर की ओर बढ़ता है, जिससे लॉक भर जाता है। यह जहाज को ऊपर उठने पर मजबूर करता है, क्योंकि पानी का स्तर अगले लॉक की ऊंचाई से मेल खाता है। यह प्रक्रिया सभी 3 लॉक्स में दोहराई जाती है, जब तक जहाज लेक गैटून तक नहीं पहुंच जाता, जहां से यह दूसरी तरफ पार करता है। अंतिम लॉक सेट पर पहुंचने के बाद जहाज का अवतरण शुरू होता है। यहाँ प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। पानी को धीरे धीरे प्रत्येक कक्ष से बाहर निकाला जाता है, जिससे पोत को चरण दर चरण समुद्र स्तर तक नीचे लाया जाता है। लॉक के माध्यम से पूरी यात्रा में लगभग 10 घंटे लगते हैं और ये जहाजों का हफ्तों का यात्रा समय बचाती है। हर बार जब एक जहाज किसी भी ओर के पहले लॉक कक्ष में प्रवेश करता है, तो उस कक्ष को पानी से भरना होता है, ताकि जहाज को अगले स्तर तक उठाया जा सके। इसके पीछे नए जहाज के प्रवेश करने के लिए उस कक्ष का पानी छोड़ना होता है। आखिरकार समुद्र की ओर बहती है। यह चक्र प्रत्येक कक्ष के लिए तब तक दोहराया जाता है जब तक जहाज लॉक में से गुजरते रहते हैं, जिससे हर पारगमन में लाखों गैलन समुद्र में बह जाते हैं। सामान्य वर्षों में चाग्रिस नदी बेसिन से होने वाली बारिश से झील गाटून स्वाभाविक रूप से फिर से भर जाती है, जिससे प्रणाली का संतुलन बना रहता है। हालांकि सन 2015 से 2016 और फिर 2019 में पनामा ने हाल के इतिहास में अपने सबसे गंभीर सूखे का अनुभव किया। वर्षा इतनी कम हो गई कि गैटून झील को पूरी तरह से पुनः पूरित नहीं किया जा सका, जिससे नहर के अधिकारियों को जहाज यातायात सीमित करने, वजन सीमित करने और जहां भी संभव हो पानी बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सूखे ने जलवायु पैटर्न के प्रति नहर की संवेदनशीलता को उजागर किया, जिससे पानी बचाने के लिए बेसिनों में और अधिक निवेश किया गया, ताकि पानी को पुनः उपयोग किया जा सके और केवल वर्षा पर निर्भरता को कम किया जा सके। पनामा नहर के निर्माण के पैमाने में न केवल खुदाई, बल्कि जल प्रबंधन में भी सटीकता आवश्यक थी। इंजीनियरों को गाटून बांध की सही ऊंचाई तय करनी थी, ताकि गाटून झील बनाई जा सके बिना पूरे पनामा देश को जलमग्न किए। सटीक सर्वेक्षण के बाद उन्होंने लगभग 105 फीट ऊंचाई पर बांध बनाने का निर्णय लिया। एक विशाल जलाशय बनाने के लिए संतुलन साधते हुए आसपास के क्षेत्रों को सूखा रखने का। यह बांध अपने आप में एक अभियांत्रिकी चमत्कार था, जिसे समीपवर्ती चूना पत्थर की खदानों से प्राप्त कंक्रीट से बनाया गया था और इसे चाग्रिस नदी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि यह परिदृश्य पर हावी न हो सके। इस बीच घने कुलिब्रा पर्वत श्रृंखला के माध्यम से कटाई, जिसे कुलिब्रा कट के नाम से जाना जाता है, ने एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण की मांग की। यह क्षेत्र कठोर चट्टानों और घनी मिट्टी का बाधा स्थल था, जिसे आसानी से हाथों से नहीं खोदा जा सकता था। इसे हल करने के लिए अभियंताओं ने विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीनें तैनात की, जिनमें से कई विशेष रूप से इस परियोजना के लिए आविष्कृत की गई थी। भाप से चलने वाले शावेल, जिनका वजन 90 टन से अधिक था, खुदाई की रीढ़ बन गए।
रोजाना टनों चट्टान और मिट्टी को हिलाते हुए। ये विशाल मशीनें गहरी खाइयां खोदती थीं, जिनके पीछे ट्रैक शिफ्टर्स चलते थे। जैसे जैसे खुदाई की रेखा आगे बढ़ती, रेल पटरियों को स्थानांतरित करते। मिट्टी फैलाने वाली मशीनें और अनलोडर मलबे के पहाड़ों को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जब चट्टान और मिट्टी को खोदा गया तो उसे विशेष ट्रेनों में स्थानांतरित किया गया, जो उसे डंप स्थलों तक ले गईं। मिट्टी फैलाने वाली मशीनों ने इस सामग्री को समान रूप से वितरित किया, जबकि अनलोडर्स ने तेजी से रेलगाड़ियों को खाली किया ताकि चक्र को तेज किया जा सके, प्रत्येक लोड को साफ करने में लगने वाला समय कम हो सके। जबकि टीमों ने डायनामाइट का उपयोग करके सबसे कठोर चट्टानों को तोड़ा, जिससे फावड़ों के लिए मलबा हटाने का रास्ता साफ हो गया। खुदाई के दौरान प्रतिमाह लगभग 8 लाख डायनामाइट की छड़ियों का उपयोग किया गया। भूस्खलन, भाप विस्फोट और डायनामाइट की घटनाओं ने इसे एक खतरनाक काम बना दिया। इसके बावजूद नहर के उपकरण और रणनीतियों ने भारी इंजीनियरिंग के लिए नए मानक स्थापित किए। पनामा के कठिन लैंडस्केप को एक उस मार्ग में बदल दिया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। वर्षों की अटूट खुदाई और इंजीनियरिंग के बाद नहर के रास्ते में आखिरी रुकावट गैम्बोआ डाइक थी, जो एक अस्थायी मिट्टी का अवरोध था, जो लगभग पूरी हुई कुलेब्रा कट को लेक गैटुन के पानी से भरने से रोक रहा था। इस बांध को हटाना नहर के 2 महासागरों को जोड़ने से पहले का अंतिम चरण था और दांव बहुत ऊंचे थे। इंजीनियरों ने एक भव्य समापन की योजना बनाई, एक ऐसा विस्फोट जो डाइक को नष्ट कर सके और लेक गैटुन का पानी कट में छोड़ सके, जिससे 2 महासागरों का संबंध स्थापित हो सके। 10 अक्टूबर 1913 को एक बड़ी भीड़ स्थल पर एकत्र हुई और अन्य लोग पनामा सिटी में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन 6000 मील दूर वाशिंगटन डीसी से विस्फोट को दूरस्थ रूप से सक्रिय करने की तैयारी कर रहे थे। अपने कार्यालय से उन्होंने एक टेलीग्राफ की को दबाया और कुछ सेकंड बाद एक जबरदस्त विस्फोट डाइक में हो गया। टन भर मिट्टी और चट्टानें हवा में उछली और गड़गड़ाहट के साथ पानी कैलाब्रा कट में भर गया, जिससे नहर पूरी हुई। यह नजारा वर्षों की मेहनत और नवाचार का प्रतीक था। गैम्बोआ डाइक का नियंत्रित विस्फोट पनामा नहर के इतिहास के सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक बन गया, जो मानव की महत्वाकांक्षा का प्रमाण था, जिसने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ा। जब एक जहाज पनामा नहर पहुंचता है तो इसकी यात्रा एक नाजुक स्थिति निर्धारण प्रक्रिया से शुरू होती है। पहले छोटे टगबोट ध्यानपूर्वक जहाज को नहर के प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हैं, उसे लॉक सिस्टम में सटीकता से लाते हुए। एक बार सही स्थिति में आने के बाद जहाज को विशेष लोकोमोटिव्स से जोड़ा जाता है, जिन्हें म्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ये शक्तिशाली मशीनें जहाज की गति और संरेखण को नियंत्रित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लॉक के माध्यम से चलते समय कभी भी नहर की दीवारों को नहीं छूता। लॉक चेम्बरों को विशाल स्टील के गेटों द्वारा अलग किया जाता है। प्रत्येक गेट लाखों गैलन पानी का भारी वजन रोकने में सक्षम है। ये गेट, जो 70 फीट तक ऊंचे और 700 टन से अधिक वजन के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। हैरानी की बात यह है कि उनका डिजाइन अवधारणा खुद लियोनार्डो दा विंची से जुड़ी है, जिन्होंने नहर के निर्माण से 500 से अधिक वर्ष पहले लॉक गेट्स के शुरुआती विचारों को स्केच किया था। उनके दृष्टिकोणपूर्ण डिजाइन ने एक दोहरी दरवाजा प्रणाली का उपयोग किया, जो आज हम देखते हैं की तरह था, जिससे पानी के प्रवाह को उल्लेखनीय कुशलता से नियंत्रित करने के लिए एक वायुरोधी सील की अनुमति मिलती है। जैसे ही जहाज लॉक के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रत्येक चैम्बर में पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, ताकि जहाज को अगले स्तर तक उठाया या गिराया जा सके। आखिरकार जब जहाज विपरीत छोर पर पहुंचता है तो म्यूल्स इसे बाहर निकालते हैं और जहाज अपनी शक्ति पर नहर से बाहर आता है, अपनी यात्रा को दुनिया भर में जारी रखता है। शुरुआत से अंत तक पूरा प्रक्रिया लगभग 10 घंटे लेती है, जो आधुनिक तकनीक और सदियों पुरानी इंजीनियरिंग विचारों के लिए एक प्रमाण है, जिसने पनामा नहर को समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना दिया।